रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रचित अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर लौट रहा था। रास्ते में दोस्त अपने अपने घरों पर उतर गए। रचित अकेला कार चला रहा था। कितनी बार सोच लो, मगर मूवी देखते हुए रात हो ही जाती है। भले ये लोग ना अपने अपने रास्ते पर उतर जाते हैं और सुनसान सड़क पर मैं अकेला बचता हूँ। ऊपर से ड्राइवर को भी आज ही नहीं आना था। अकेले गाड़ी चलाने में बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा करता हूँ, आज शॉर्टकट ले लेता हूँ। रचित ने खुद से बातें करते हुए गाड़ी चहल पहल वाली सड़क से उतारकर सुनसान सड़क पर ले आया। वो भी कुछ दूर चला ही था कि अचानक खाली पड़ी सड़क पर उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई। रचित कुछ सोच समझकर कार रोक पाता उसके पहले ही कार उस लड़की से जा टकराई। रचित बहुत डर गया कि एक बार को तो उसका मन हुआ कि तुरंत गाड़ी तेज भगाकर वहां से निकल जाए, मगर उसके ज़मीर ने इस बात की इजाजत नहीं दी। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही रोड पर आगे और पीछे की तरफ देखा। सड़क पर कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं आ रही थी। सुनसान सड़क पर इस लड़की को इस हालत में छोड़कर चला गया तो हो सकता है कि सुबह तक ना बचे। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। सोचते हुए रचित गाड़ी से नीचे उतरा। डरते हुए उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था कि वो ये देखकर हैरान हो गया कि पूरी सड़क खाली पड़ी है। कोई लड़की घायल नहीं हुई है। उसने कार को चेक किया तो कार पर भी कोई डेंट नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कहाँ गई? अभी थोड़ी ही देर पहले तो मेरी कार से टकराई थी। इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? मैंने बहुत अच्छे से उसका चेहरा देखा था। रचित ने अपनी कार के चारों तरफ घूमकर देख लिया। कोई भी लड़की नजर नहीं आई। डरते हुए रचित ने अपने दोस्त को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया तो उसने देखा कि रात का 1 बजा है। वो हैरान हो गया क्योंकि मूवी देखकर वो लोग 11:30 बजे निकले थे। जब इस सड़क पर उतरा था उसकी घड़ी में 12 बज रहे थे। इतनी जल्दी 1 कैसे बज गया? उसे भागकर अपनी गाड़ी की घड़ी चेक की तो उसमें भी 1 ही बज रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो लग रहा है कि केवल 10 मिनट पहले की तो बात है जब मैंने इस सड़क पर गाड़ी डाली थी। इतनी जल्दी 1 कैसे बज गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? अभी मनन को कॉल करता हूं। मैं उसे यहीं बुला लूंगा। मगर उसने मोबाइल हाथ में लिया तो उसमें नेटवर्क भी नहीं था। वो डरते हुए अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और गाड़ी तेज स्पीड में चलाकर अपने घर पहुंच गया। गाड़ी से उतरते वक्त उसे अपनी गाड़ी की बैक सीट पर वही लड़की बैठी हुई नजर आई। उसे तुरंत अपनी गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। ये सब मेरे मन का भ्रम है या हकीकत? सोचते हुए रचित अपने घर में दाखिल हुआ। घर के दरवाजे खुलते ही उसे लगा मानो कोई और भी उसके साथ उस घर में दाखिल हुआ है। घर का तापमान एकदम कम हो गया। रचित ठंड से कांपने लगा। तभी उसका पालतू कुत्ता उसके कदमों की आहट सुनकर तेजी से उसके पास भागता हुआ आता है। मगर आज रोज की तरह उसके गोदी में चढ़ने की बजाय उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। रचित उसके करीब जाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा तो वो पीछे हटकर और तेजी से भौंकने लगा। रचित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, मगर कुत्ते को वो लड़की नजर आ रही थी। उसी को देखकर कुत्ता जोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज सुनकर घर के दूसरे लोग भी बाहर आ गए और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगे, मगर आज उसका व्यवहार बहुत ही अलग था। कितनी बार कहा है तुम लोगों से घर में कुत्ता नहीं पालना है, मगर तुम लोग मेरी सुनते ही कहाँ हो। आधी रात को तमाशा बना कर रखा हुआ है। आस पास वाले लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, तब तुम्हें बात समझ आएगी। चुप करो इसे कोई, वरना मैं अभी इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ की बात सुनकर रचित की बहन उसके गले का पट्टा पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कमरे में बंद करने के लिए जाने लगी, मगर वो बार बार पीछे मुड़कर जोर जोर से भौंक रहा था, मानो उस अनजानी लड़की को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। रचित को वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके कुत्ते का इस तरह का व्यवहार। उसने अपने आसपास एक निगाह डाली और गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चला गया। पिछले 2 घंटे में रचित के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें वो बुरी तरह से दिमागी रूप से परेशान हो चुका था। कुछ देर अपने पलंग पर बैठे बैठे कुछ सोचने के बाद वो लेट गया।
और उससे नींद आ गई। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने वही सड़क का एक्सीडेंट वाला सीन घूमने लगा। वो नींद में ही बेचैन होकर अपने हाथ पैर फेंक रहा था। जैसे ही सपने में उसकी कार उस लड़की से टकराई, वो घबरा कर खड़ा हो गया। वो बुरी तरह से पसीने पसीने हो रहा था। वो अपना सिर पकड़कर जोर से चीखना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। वो आवाज देकर अपने घर वालों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकामयाब रहा। गहरी सांस लेकर उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाकर उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया, उसकी निगाह अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर वही लड़की खड़ी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों का सूनापन देख रचित को इस बार डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके साथ सिंपैथी हो गई। रचित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। कौन कौन हो तुम, और क्या चाहिए तुम्हें, और इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो साया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और धीरे से रचित के कान में बोला, मुक्ति। मुक्ति? मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? तुम्हें मेरे कातिलों को मेरे हाथ से सजा दिलानी होगी। मैं ही क्यों? मैं ऐसे काम में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि मेरे कातिल कोई और नहीं, तुम्हारे दो दोस्त ही हैं। मेरे दोस्त? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मान सकता। जब रचित ने उस लड़की की बात नहीं मानी तो उस लड़की ने रचित के सिर पर हाथ रखा और रचित को उस लड़की के साथ घटी हुई सारी घटना चलचित्र की तरह दिखाई देने लगी। ऐसे उसके दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। उन्हीं दोस्तों की गाड़ी के नीचे आकर वो लड़की घायल हो गई, मगर पुलिस के लफड़े से बचने के लिए वे लोग उसे जिंदा ही खाई में फेंक देते हैं। ये पुराना सारा नजारा देखकर रचित की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे दोस्त इस कदर घटिया हो सकते हैं। बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उस सुनसान रास्ते पर जहाँ आज रात को हमारी पहली मुलाकात हुई थी, ठीक वहीं पर मेरी लाश है। तुम्हें अपने दोस्तों को वहाँ पर लेकर आना होगा। अपना बदला मैं खुद लूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज रात को ही तुम्हारी मुक्ति की कोशिश करूंगा। रचित के वादा कर देने से उस लड़की का साया वहां से चला गया। रचित को अब सुकून की नींद आई। अगली सुबह उसकी नींद अपने दोस्त के फोन से ही खुली। क्या बात है, अभी तक सो रहा है क्या? कल रात को घर पहुंचकर भी तूने फोन लगाया नहीं था और ना ही कोई मैसेज किया। अभी भी तीसरी बार फोन लगाया तब जाके तू उठा है। रचित का अपने दोस्त से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद रचित ने कहा, मनन, आज रात को जरूरी बात है तो मिलते हैं। कुछ खास काम है मुझे तुझसे, और अपने साथ वैभव को भी ले आना। हाँ ठीक है, कहाँ मिलना है बता। मेरे घर के बाहर जो कैफे है ना, वहां पर मिलते हैं। उसके बाद तुम्हें एक खास जगह लेकर चलूंगा। शाम को जब तीनों दोस्त कैफे में मिले, उसके बाद रचित उन दोनों को अपने साथ उसी जगह पर ले गया। दोनों को उस जगह पर पहुंचकर अपना किया याद आ गया। अरे ये हमें कहाँ लेके आ गया, चल वापस यहाँ से। कहते हुए मनन वापस जाने के लिए पलटा तो सामने उस लड़की का साया हवा में उड़ रहा था। मुझे तो लगा था मुक्ति के लिए मुझे सालों इंतजार करना पड़ेगा, मगर रचित, तुम्हारा शुक्रिया। लड़की के कहते ही दोनों दोस्त रचित की ओर देखने लगे। तूने हमारे साथ धोखा किया है। किसी दोस्त को धोखा देना अच्छी बात नहीं होती। रचित कुछ कह पाता उसके पहले ही वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। दोस्ती में धोखा, ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। तुमने भी तो मुझे धोखा देकर ही यहाँ बुलाया था। टिट फॉर टैट। तुम लोगों का भी अंतिम समय आ गया है। कहते हुए वो लड़की मनन के शरीर में दाखिल हो गई और मनन का चेहरा विकृत हो गया। उसने वैभव का हाथ पकड़ा और उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर जमीन पर ही घसीटते हुए उसे खाई के करीब ले गई। वैभव का हाथ पकड़कर मनन खाई में कूद गया। दोनों की चीख से सुनसान सड़क गूंज उठी। वो लड़की हवा में उड़ती हुई रचित के सामने आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम उन दोनों को यहाँ लेकर आए। जिस तरह मेरी लाश को चील कौओं ने अपना भोजन बना लिया था,
उन दोनों की लाशों को भी चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे। मेरी आत्मा अपना बदला लेकर संतुष्ट हो गई है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। कहते हुए उस लड़की का साया एक ज्योति पुंज में बदल गया और आसमान में चमकते हुए तारे के पास जाकर विलीन हो गया।